अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विजुअल मेडिसन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन वन स्नैपशॉट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? Let's see the definition of nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome is actually a clinical syndrome due to glomerular injury leading to mesoproteinuria greater than 3.5 gram per day or per 24 hour, hypoalbuminemia, edema and hyperlipidemia with lipiduria. नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्चुअली हमारे पास एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जो ग्लोमेरुलर इंजरी या ग्लोमेरुलर डैमेज की वजह से होता है, और इसमें मेसोप्रोटीनोरिया होता है यानी प्रोटीन लॉस होता है बॉडी से, और बॉडी में एल्बुमिन की डिफिशिएंसी हो जाती है यानी हाइपो एल्बुमिनेमिया हो जाती है, एंड इट लीड्स टू एडिमा एंड आल्सो इट कॉजेज हाइपरलिपिडेमिया एंड लिपिडूरिया। अब हम देखते हैं कि कार्डिनल फीचर्स क्या क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो फोर मोस्ट कॉमन जो मोस्ट मेजर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स है दैट्स द प्रोटीनूरिया। एंड प्रोटीनूरिया की जो वैल्यू हो वो कितनी होगी? इट बिकम ग्रेटर देन proteinuria means loss of protein will be greater than 3.5 gram per day or per 24 hour. इस तरह हाइपोएल्बुमिनेमिया में एल्बुमिन की कमी कितनी आएगी? लेस देन 3 ग्राम पर डिसीलीटर। और जनरलाइज एडिमा होगा, हाइपरलिपिडेमिया एंड लिपिडूरिया होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम is actually loss of protein, not just the loss of salt and water। यानी नॉर्मली हमारी किडनी जो एक्सक्रीट करती है वाटर को एक्सक्रीट करती है, साल्ट को एक्सक्रीट करती है, लेकिन जब ग्लोमेरुलर में इंजरी हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पर फिर साल्ट और वाटर के साथ साथ प्रोटीन लॉस भी स्टार्ट हो जाती है यानी प्रोटीनोरिया स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन लीकेज थ्रू डैमेज ग्लोमेरुलस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के या ग्लोमेरुलर इंजरी के काजेस क्या क्या हो सकते हैं। प्राइमरी काजेज आर द ग्लोमेरुलर इंजरीज, जिसमें हमारे पास चंद डिजीजेस आते हैं, क्योंकि ये जो एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि मिनिमल चेंज डिजीज़ हो गया, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो गया, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो गई, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, और इस तरह आइडियोपैथिक भी हो सकता है। तो ये सारे डिजीज़ से हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आगे पढ़ेंगे। एक एक वीडियो, एक छोटी सी वीडियो हम इस पर बनाएंगे, उस वहाँ पर हम डिटेल में से डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी काजेस में क्या क्या हो सकते हैं? ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस एंड इट्स द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसली यानी सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस, एमाइलोइडोसिस हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से ग्लोमेरुलर इंजरी हो सकती है, एंड इट लीड्स टू प्रोटीनूरिया एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अदर फीचर्स हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस में हेपेटाइटिस बी हो सकता है, HIV हो सकता है, मलेरिया में भी हो सकता है। इस तरह ड्रग्स में इंसेट्स, पेंसिलमिन, गोल्ड की वजह से हो सकता है। मैलिग्नेंसी में हॉटकेन लिम्फोमा हो सकता है, इन अदर रिफ्लेक्सेस नेफ्रोपैथी भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट के क्या होगी, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट आएगा। फर्स्ट वन है जनरलाइज एडिमा, पूरी बॉडी जो है वो स्वेल हुई होगी, पूरी जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग होगी, और पेरी ऑर्बिटल पफिनेस होगी, यानी अर्ली जो सिम्टम्स है दैट्स दी पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, एंड आल्सो एट लेटर स्टेजेस इट मे डेवलप पेडल एडिमा। वेट गेन हो सकता है, प्रोटीयूरिन होगा ड्यू टू प्रोटीनूरिया यानी प्रोटीन लॉस की वजह से प्रोटीयूरिन होगा, फिटीक होगा, वीकनेस होगी, इनोरेक्सिया होगा, ओलिगोयूरिया होगा, अगर सवेयर केसेस है तो अपर ओलिगोयूरिया होगा। हिस्ट्री ऑफ प्रोसीडिंग इलनेस और ड्रग इनटेक, हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, डिटेल हिस्ट्री, कि अगर ऐसा कोई ड्रग, जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि इंसेट्स, पेंसिलमिन, कि पेशेंट ये ड्रग्स ले रहा है या नहीं। इस तरह कोई और इलनेस है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, इसीलिए हो गया कि पेशेंट को ये डिजीजेस या अंडरलाइंग काजेस है या नहीं। अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स पे। तो हमें पेशेंट पेलर नजर आएगा, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस होगी, जनरलाइज बॉडी एडिमा होगा, और यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो एडिमा होता है ये पेटिंग एडिमा होता है।
देखो एडिमा हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक पेटिंग एडिमा होती है, एक नॉन पेटिंग एडिमा होती है। पेटिंग एडिमा में इस तरह होता है जब हम स्किन को इस तरह कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पर एक पिट सी बन जाती है, और नॉन पेटिंग एडिमा में वो वापस स्किन जो है अपनी जगह पर आ जाती है, वहाँ पर पिट नहीं बनती। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जनरलाइज पेटिंग एडिमा होगा। इस तरह एसाइटिस हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है सेवियर केसेस में। सर अब बीपी जो है वो यूजुअली नॉर्मल होगा, लेकिन ये बढ़ भी सकता है ड्यू टू अदर काजेस, एंड देयर विल बी नो साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, यानी पल्पिटेशन, ठिकाड़, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। फिर भी बॉडी में जनरलाइज एडिमा होगा, एसाइटिस और फ्यूरिक भी हो सकते हैं। तो इट फाइनली लीड्स टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। रेड फ्लैग्स क्या क्या हो सकती है, यानी जो अर्जेंट रेफर से नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, दैट्स द सडन फॉल इन यूरिन आउटपुट, सवेयर एडिमा विद ब्रेथलेसनेस, हेमेचूरिया विद आरबीसी कास्ट, hypertension with severe headache और vomiting, signs of thrombosis, severe infection जैसे कि fever और sepsis। यानी ये सारे वो रेड फ्लैग्स है, वो अर्जेंट जो यानी जो इमरजेंसी फीचर्स है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, वो सारे ये है। जब पेशेंट को ये स्टार्ट हो जाए तो फिर हम उसको अर्जेंटली ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस, कि हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम अब हमने सस्पेक्ट किया हिस्ट्री से या फिर एग्जामिनेशन से, अब हम इसको कंफर्म कैसा करेंगे। तो कुछ हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसके थ्रू हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कंफर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूरिन रूटीन, यानी यूरिन आरी करेंगे जिसमें हमें प्रोटीनूरिया नजर आएगा, यानी लॉस ऑफ प्रोटीन होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहे होंगे यूरिन में। फेट ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, ऑयल फेट बॉडीज या विक्सी कॉस्ट हमें मिल सकता है। और ये जो फेट ड्रॉपलेट्स ये किस वजह से होगा, ये लिपिडूरिया की वजह से होगा, क्योंकि लिपिड जो है वो भी यूरिन में लॉस होते हैं। इस तरह 24 आवर यूरिन हम देखेंगे, यूरिन पर प्रोटीन हम उसको चेक करेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। इस तरह सीरम एल्बुमिन को देखेंगे, इट विल बी लोअर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो कार्डिनल फीचर्स थे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में उसमें बताया आप लोगों को कि हाइपरलिपिडीमिया होगा। सो सीरम कोलेस्ट्रॉल विल बी ग्रेटर देन 200 mg पर डेसीलीटर। इस तरह सीरम की जो टोटल प्रोटीन है इट विल बी डिक्रीज। लिपिड प्रोफाइल को हम देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ेगा, इस तरह ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल जो है वो भी बढ़ेगा। रीनल फंक्शन टेस्ट यानी आरएफटीज करेंगे तो यूजुअली जो अर्ली कंडीशन होती है तो ये हमें नॉर्मल नज़र आएगा। इस तरह अदर कंडीशंस में हम जो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं इसमें हमारे पास एएनए हो गया, जो हम एसीलीमिक के पेशेंट्स में करवाते हैं, इस तरह C3 C4 हो गया, और ये क्या किस वजह से होते हैं, प्रोटीन की डिफिशेंसी की वजह से हम इसको चेक करते हैं। इस तरह एच बी एस एंटीजन हो गया, HIV, ब्लड शुगर, एसोटाइटस, ये जो है ये इन्फेक्शंस में हम करवाते हैं। इस तरह ब्लड शुगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट में करवाते हैं। तो ये सारे वो की इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ लेके जाती है और हमें बताती है कि आया ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं। अब हम जो इमेजिंग फाइंडिंग्स हमें क्या क्या मिलेंगे, तो अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की, तो इसमें हमें नॉर्मल साइज किडनीज नज़र आएंगे। अगर डायबिटिक पेशेंट होगा तो इट में बी इन लार्ज। रीनल डॉपलर करेंगे तो वो भी नॉर्मल नज़र आएगा। इस तरह चेस्ट एक्सरे भी प्योर फ्यूचर हो सकता है अगर प्रेजेंट हो सेवियर केसेस में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड कंडीशंस क्या क्या हो सकती है जो उसकी काज बन सकती है, उसके रिस्क फैक्टर बन सकती है, तो इसमें हमारे पास हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, SLE हो गया, इन्फेक्शंस, HBV, HCV, HIV, मलेरिया हो गया, एमाइलोडोसिस, मैलिग्नेंसी। तो ये सारे एसोसिएटेड कंडीशंस हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ। अब हम देखते हैं कि हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वो कौन कौन से डिजीजेस हैं जो हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। तो प्राइमरी जो ग्लोमेरुलर डिजीजेस हैं, दैट्स द मिनिमल चेंज डिजीज एंड इट्स मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। इस तरह फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है दैट्स कॉमन इन एडल्ट्स। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी है। ये सारे वो डिजीजेस है जो ग्लोमेरुलर इंजरी काज करती है, ग्लोमेरुलर डैमेज काज करती है, एंड इट लीड्स टू डेवलप द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो सेकेंडरी कासेस एड्रेस ड्यू टू सिस्टमिक डिजीज सच एज ड्रग्स हो गए, सिस्टमिक डिजीज में डायबिटीज़ मेलाइटस, इसीलिए ये सब हो गया। ड्रग्स हो गए, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV, और मैलिग्नेंसी जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा भी उसके काज हो सकता है।
फाइनली अब हम मैनेजमेंट पे आते हैं कि हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि आया ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं। तो इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, हम प्रोटीनूरिया के बेस पर इसे कंफर्म करेंगे। अगर प्रोटीनूरिया यानी लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, तो हम इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेबल करेंगे। हम इसके फिर काज को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्राइमरी काज की वजह से है या सेकेंडरी की वजह से, फिर हम अंडरलाइन काज को भी ट्रीट करेंगे। तो काज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, इस तरह एग्जामिनेशन पे हमें पता चल सकता है। लेब्स जो इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं वहाँ पर भी हमें पता चल सकता है। बायोप्सी भी हम ले सकते हैं किडनीज की अगर नीडेड हो। जनरल मेजर्स हम क्या लेंगे, तो जनरल मेजर्स में हमारे पास आता है साल्ट रिस्ट्रिक्शंस, यानी लेस देन 2 ग्राम पर डे साल्ट को यूज़ करेंगे। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे, क्योंकि एडिमा हुआ है तो फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इस तरह वेट मॉनिटरिंग करेंगे अगर वेट गेन हो रहा है, और ट्रीट द अंडरलाइंग काज। स्पेसिफिक थेरेपी में हम क्या क्या दे सकते हैं टू ट्रीट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो हम स्टीरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन हो गया, इम्यूनोसप्रेसर्स में साइक्लोपोस्पेमाइड CNI हो गया, इस तरह रेटोक्सिमेब हो गया, सेलेक्टेड केसेस में हम दे सकते हैं। और इस तरह एस इनहिबिटर से RBS भी दे सकते हैं टू रिड्यूस द प्रोटीनूरिया। अब हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कैसे करेंगे कि ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये कॉम्प्लिकेशंस या रेड फ्लैग्स की तरफ ना जाए। तो हम उसके लिए एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस इफ हाई रिस्क पेशेंट हो। इस तरह वैक्सीनेशन की वजह से हम प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को। इस तरह स्टेटिन्स हम दे सकते हैं टू ट्रीट और प्रिवेंट डिसलिपिडीमिया और हाइपरलिपिडीमिया। इस तरह कैल्शियम विटामिन D भी हम दे सकते हैं फॉर बोन हेल्थ। तो हम मॉनिटर करेंगे इस ट्रीटमेंट को, इस सारी थेरेपी को, मॉनिटर द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द थेरेपीज अप्लाइड टू द पेशेंट्स। तो हम प्रोटीनूरिया को मॉनिटर करेंगे, इस तरह ब्लड में एल्बुमिन को देखेंगे, एडिमा को भी चेक करेंगे, और साथ में टू मॉनिटर द रीनल फंक्शन टेस्ट। That's all about the management of nephrotic syndrome. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम क्या क्या दे सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो डाइट में हम साल्ट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, इस तरह एडुकेट कैलोरीज लेंगे पेशेंट, और हाई प्रोटीन डाइट लेगा, यानी 1 to 1.2 ग्राम पर kg पर डे वो पेशेंट जो है वो डाइट लेगा। डायूरेटिक्स में हम लूप डायूरेटिक जैसे कि पोर्सिमाइड हो गया वो दे सकते हैं, इस तरह 8 थाइजाइड इफ नीडेड। एस इनहिबिटर्स RBS भी दे सकते हैं टू रिड्यूस द प्रोटीनूरिया। स्टेटिन्स फॉर ट्रीटिंग द डिसलिपिडीमिया, ट्रीट द अंडरलाइंग काज। इस तरह वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन रिस्क सच एज pneumococcal वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन। Also monitor the weight, BP, urine, protein. That's all about the conservative treatment of nephrotic syndrome. सर्जिकल इंडिकेशंस में क्या क्या हो सकते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास स्टीरॉयड रेजिस्टेंट फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेक्रोसिस हो। इस तरह सवेयर कॉम्प्लिकेशंस में इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। थ्रोम्बोसिस हो गया, उसमें हम इंट्रावीनस की फिल्टर को पास करवाते हैं। इस तरह रेनल बायोप्सी भी हम करवा सकते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पस, नॉट फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया, कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि पेरिटोनाइटिस हो गया, सिलिकोनाइटिस हो गया, नमूनिया भी हो सकता है। थ्रोम्बोसिस में रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, DVT, डिस्टल वेन थ्रोम्बोसिस, इस तरह पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस, ये सारे हो सकते हैं। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस में हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकोगुबिलिटी, हाइपरकैल्सीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। एंड अदर्स कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व एक्यूट किडनी इंजरी, malnutrition and growth retardation, especially in children. These are all the complications of nephrotic syndrome. हाँ, ये पॉइंट्स हमें क्या क्या मिलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए। तो प्रोटीनूरिया लॉस विल बी प्रोटीन लॉस विल बी ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे इज एक्चुअली डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इस तरह हाइपोएल्बुमिनेमिया काजेज जनरलाइज बॉडी एडिमा। लिपिडूरिया में हमें ओवल फेट बॉडीज, इस तरह माल्टोज क्रॉस नजर आएंगे। Minimal change disease is most common in children. इस तरह focal segmental glomerulosclerosis is common in adults. Steroids are the first line treatment and minimal change disease. इस तरह रिस्क फैक्टर्स की जो हम अगर कैटेगराइज करेंगे तो थ्रोम्बोसिस की रिस्क ज़्यादा है देन द इन्फेक्शन देन द acute kidney injury. इस तरह रिलेप्स कॉमन है इन मिनिमल चेंज डिजीज। एस इनहिबिटर ARBs जो है ये प्रोटीनूरिया को रिड्यूस करता है और डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो पल्स इन निमोनिक्स है अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम दैट्स एक्चुअली द वर्ड नेफ्रोटिक. N-stain par nocturia. Early features edema is actually the generalized edema. P-stain par proteinuria यानी mesoprotein loss in urine. Hyperlipidemia. R-stain par relapse that's most common in minimal change disease. O-stain par oil fed bodies in urine. इस तरह T-stain par thrombosis risk is which is greater risk and infection risk is a milder. C-stain par multiple complications. Remember not just salt and water will be lost बल्कि प्रोटीन भी लॉस होंगे बॉडी से. ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज नॉट जस्ट द एडिमा. कॉमन वैल्यूज़ या नॉर्मल वैल्यूज़ को हम देखेंगे तो प्रोटीन की जो नॉर्मल वैल्यू है proteinuria will be less than 150 mg per day. सर सीरम एल्बुमिन की जो नॉर्मल वैल्यू है दैट्स 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर. अगर ये 3 से कम होगा सीरम एल्बुमिन तो उसको हम हाइपो एल्बुमिनिया बोलेंगे. इस तरह सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है इसके लेवल जो है नॉर्मली लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होता है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये 200 से बढ़ जाता है. प्रोटीनूरिया के लिए आप लोग याद रखिए कि नॉर्मली बॉडी से जो किडनी के थ्रू प्रोटीन लॉस होता है इन यूरिन दैट्स लेस देन 150 mg पर डे, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे हो जाए यानी इतना मैसिव लॉस ऑफ प्रोटीन हो बॉडी से तो फिर इसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलेंगे. और जो बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, इन प्रोटीन लीक्स प्रॉब्लम पीक एडिमा क्लॉट इन्फेक्शन एंड रिलेप्सिस. जब ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाए तो आप लोगों को सबसे पहले आपके माइंड में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में आना चाहिए. दैट्स ऑल अबाउट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस डीडीज क्या क्या हो सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी प्रोटीनूरिया होता है, लेकिन नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक में ये डिफरेंस है कि नेफ्रोटिक में मेसियो प्रोटीनूरिया होता है यानी मेसियो लॉस ऑफ प्रोटीन होता है. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है नेफ्रोटिक एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम में, नेफ्रोटिक में मेसियो प्रोटीनूरिया होगा मींस ग्रेटर देन 3.5 ग्राम लॉस ऑफ प्रोटीन पर डे, और नेफ्रेटिक में है जो है ये माइल्ड सा प्रोटीनूरिया होगा यानी लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर पर डे होगा. फिर एडिमा जो है ये नेफ्रोटिक में जनरलाइज बॉडी एडिमा होगा, बहुत मेसियो एडिमा होगा, और हेमेचूरिया जो है ये नेफ्रोटिक में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इस तरह अगर हम बीपी को देखेंगे तो नेफ्रोटिक में नॉर्मल बीपी भी हो सकता है, हाइपरटेंसिव भी हमें मिल सकता है. नेफ्रेटिक में प्रोटीनूरिया भी माइल्ड होगा, एडिमा जो है वो भी माइल्ड होगा, हेमेचूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होगा. हेमेचूरिया इज़ एक्चुअली द कार्डिनल फीचर ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम, और बीपी जो है ये इसमें हमेशा जो है वो बढ़ता होगा. एक्यूट किडनी इंजरी को हम देखेंगे तो जो डिफरेंस आता है इसमें, तो प्रोटीनूरिया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. इस तरह एडिमा भी हो सकता है या नहीं हो सकता, हेमेचूरिया भी होगा या नहीं होगा, दोनों ऑप्शन से. और बीपी जो है वो हाइपरटेंसिव होगा यानी बीपी ज़्यादा होगा. दैट्स ऑल अबाउट द डीडीज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. थैंक यू सो मच.